प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को किया संबोधित। घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही संसद। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय बातचीत। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने की सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की वकालत। बाइडेन ने दोनों देशों की साझेदारी को बताया सबसे मजबूत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 146 करोड़ के खरीद और कॉन्ट्रैक्ट कार्य को दी मंजूरी। और हरियाणा विद्यालय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 20 जुलाई से। बोर्ड चेयरमैन ने कहा, डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया। 2016 के बाद यह दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संबोधित किया। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री जब सभागार में पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर से सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते दशक में भारत ने किस तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से अमेरिकी कांग्रेस को परिचित कराया। प्रधानमंत्री ने भारत की 140 करोड़ की जनता की ओर से अमेरिका की मित्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए उनको धन्यवाद दिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. वहीं बेहतर भविष्य और लोकतंत्र की स्मृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को काफी अहम बताया और कहा कि विश्व कल्याण में भी अहमियत रखती है। India won its freedom. It inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने भारत के संघीय ढांचे, राजनीतिक व्यवस्था, विविधता में एकता के मजबूत सूत्र की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। इन सबके बावजूद स्वर एक है। संसद में पीएम मोदी की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी नजर आई। इस दौरान पूरा सदन तालियों से गूंजता रहा और करीब 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। व्हाइट हाउस के बाद प्रधानमंत्री कैपिटल ली पहुंचे। वहां पर उनकी अगवानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने की। संबोधन खत्म होने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री के जमकर ऑटोग्राफ भी लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा व साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।
दोनों ही नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने, विश्व में शांति स्थिरता स्थापित करने और विकास की दिशा में साझेदारी असीमित संभावनाओं, क्षमताओं से भरी हुई है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए भारत की रगों में दौड़ता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात की, स्वच्छ और हरिता ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात की, प्रायोजित और आतंक के किसी भी स्वरूप के खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ी जाए और दोनों देशों में सहयोग किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर भी चर्चा की। मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त कर। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया गया। अमेरिका और भारत के कई दिग्गज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। पीएम मोदी ने इस भव्य आयोजन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस खास सत्कार के लिए मैं दिल से आभारी हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका और समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका में निरंतर मान सम्मान मिला है। To our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden, he toasts to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. पीएम ने इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति इस शाम को विशेष बना दिया है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध सर्वाधिक मूल्यवान हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह भारत और अमेरिका के संबंधों का नया दौर है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ काफी अच्छा समय बिताया है। As two great democracies in the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. Because it's only when every person can grasp their fullest potential that we as nations can achieve our highest purpose. उन्होंने कहा कि यह स्टेट डिनर भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन को मनाने का एक अवसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लगभग 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह, कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सिंचाई, हार्टोन, लैंड रिकॉर्ड, परिवहन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और पशुपालन विभाग के कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से अधिकतर एजेंडे को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में रखे गए एजेंडों में कुल मूल्य लगभग 156 करोड़ रुपए थी। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में पशुओं की चिकित्सा देखभाल के लिए पशुपालकों की सुविधा हेतु 70 मोबाइल पशु वैन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को गति देने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 300 GNSS रोवर की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। आज 21 एजेंडा इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक
हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का वो सब था। और कुछ गाड़ियाँ थी, 70 गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसी जैसी जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इन बच्चों को स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, महिला व बाल विकास उपायुक्त कार्यालय कैथल में ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति दी गई है। हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए यह एक अनोखी योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार को राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय व रोजगार के लाभ प्रदान करने के लिए हरिहर नीति अधिसूचित की गई है। नीति के तहत 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त व 1 वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पित किए गए पात्र बच्चों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कैथल में श्री खाटू श्याम मंदिर से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ मार्ग पर झाड़ू लगाकर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। देश ही नहीं, विदेश से भी काफ़ी श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा देखने के लिए पहुंचे। दिल्ली से ब्रह्मचारियों की एक पूरी टीम रास्ते में संकीर्तन करते हुए चली। एक कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार की मंडियों में उठान, ढुलाई और किसान के भुगतान पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे पर ग्रामीण इलाकों में ऐसी 124 साइट चिन्हित की हैं जहां पर इंडस्ट्री आने से लोगों को लाभ मिलेगा। भगवान जगन्नाथ के रथ कैथल की पावन धरा पर जो घुमाया जा रहा है, मुझे लगता है जो हम अपना कृष्णा सर्किट बोलते हैं उसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ये आने वाले समय में बनेगा। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अगले वर्ष जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है उससे भी हम इसको और ज़्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल बनाने का काम करें कि हम इतिहास में पहली बार है जहाँ हमने लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और किसान की पेमेंट को फोकस किया। हमने 124 ऐसी साइट्स ढूंढी है जो नए नए एक्सप्रेसवेज पे रूरल एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्री के आने का आज हमें लाभ मिलेगा और हम उस टारगेट को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं 20 जुलाई से करवाई जा रही हैं। परीक्षाओं की डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा की एक विषय की 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई को होगा। वहीं 10वीं कक्षा के विशेष अवसर की परीक्षाएं 21 जुलाई से आरंभ होकर 28 जुलाई तक संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षाओं में 37,117 तो 10वीं की परीक्षाओं में 37,118 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार डाटा में कोई तकनीकी सेंधमारी न हो, इसके लिए सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित तकनीक से 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्रों को जारी करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान कम किए गए पाठ्यक्रम को फिर से पहले की तरह पूरा करके उसी पाठ्यक्रम के आधार पर अगली परीक्षाएं ली जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 20 जुलाई से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं करवाने जा रहा है, जिसके अंदर सेकेंडरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी में कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार और एक विषय की 1 दिवसीय परीक्षा होगी सीनियर सेकेंडरी की। जो सेकेंडरी कक्षाएं 10th की कक्षाएं हैं उसमें कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, पूर्ण विषय, ये एक नया फीचर है। आंशिक अंक सुधार व विशेष अवसर की जो परीक्षाएं हैं वो 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 जुलाई तक रहेंगी। तो इसमें सभी विद्यार्थी जिनकी कंपार्टमेंट आती है, अंक सुधार करना चाहते हैं,
वो सभी हिस्सा ले पाएंगे इसमें। केंद्रीय कक्षा के अंदर इस बार इसमें 37,118 विद्यार्थी जो है भाग लेंगे और सीनियर सेकेंडरी में 37,118 और सेकेंडरी में 37,117 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। 19 से 25 जून तक अनीमिया मुक्त हरियाणा के तहत विशेष T3 यानी टेस्टिंग, ट्रीट और टॉक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अनीमिया मुक्त हरियाणा के उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि हरियाणा में करीब 50% बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में अनीमिया की कमी सामने आई है। डॉक्टर अहलावत ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से अनीमिया को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बचाव के लिए विटामिन सी से भरपूर आहार जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज, दालें, सलाद, जवार, बाजरा, चने, अंडा व चिकन के नियमित सेवन से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। हरियाणा में ये फिगर्स और भी थोड़ी ज़्यादा हैं। अगर हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा अनीमिया है, कारण उसका ये है कि दूध दही का खाना, जैसे हम स्लोगन भी बोलते हैं हरियाणा में, दूध दही यानी मिल्क डाइट है, आयरन में डेफिशिएंट होती है हमेशा से, तो उसमें आयरन ज़्यादा नहीं होता कि हमें हाई प्रोटीन, हाई आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए कि जो जैसे कि जितने भी जिस चीज़ में भी प्रोटीन है उसमें आयरन अच्छा खासा ज़रूर होगा, ये बात आप मान के चलिए, एक्सेप्ट मिल्क प्रोटीन। हमारे पास लोकली अवेलेबल फूड्स की कमी नहीं है कि जो आयरन रिच हैं। जैसे हम मिलेट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो एरिया है ये हमारा, इसमें तो जवार बाजरे शुरू से होते ही आए हैं, चने की खेती होती है ये और अवेलेबल रहते ही हैं, दालें भी हमेशा हमें यहाँ पर मौजूद रहती हैं, तो हम आयरन की डेफिशिएंसी हम इस तरीके से अपने पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनीमिया मुक्त हरियाणा के तहत लोगों को अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 5 साल से नीचे के करीब 70% बच्चे अनीमिया से ग्रस्त हैं। 62% लड़कियों में खून की कमी है। डॉक्टर अहलावत ने कहा कि वर्ष में 4 बार अनीमिया मुक्त सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में अब तक 2 लाख लोगों का चेकअप किया जा चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज बिहार के पटना में विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक हुई। विपक्षी दलों की यहां बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना के आने मार्ग स्थित सरकारी आवास में हुई। विपक्षी दलों ने नए गठबंधन बनाने, प्रस्तावित गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, M.K. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी और उनके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेता बैठक में उपस्थित रहे। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इस बैठक के आयोजन में शीर्ष भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि ये दल बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।